हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलीटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री के 2018 वर्ष का हम लोग डील करने वाले हैं। यानी हम लोग केमिस्ट्री के 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। और यदि दोस्तों अभी तक आपने वीडियो के लिए लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो समय पे मिलती रहे। तो 2018 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था हमसे केमिस्ट्री में वो था, डैश को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। यानी हमें बताना था कि इसमें से जितना सारे तत्व दिए गए क्लोरीन, आर्गन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन सभी में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो हमारे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है रहते। क्यों नहीं रहते? तो क्योंकि इसकी परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों ही इक्वल रहते हैं, दोनों ही इक्वल रहते हैं, जिस कारण से इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती। आप लोग यह जानते होंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु भार सेम रहता है, जिससे कि न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार ऐसा क्वेश्चन न होकर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की संख्या निकाले क्लोरीन में या आर्गन में। तो प्रश्न नंबर 32 में आपसे पूछा गया था, परमाणु के एक नाभिकीय कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। हमें बताना है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे और हमने आपको पहले भी बता चुका है कि प्रोटॉन की खोज हमारे रदरफोर्ड ने की है। यानी करेक्ट आंसर बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड हो जाएगा। और इसे याद करने की हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों में से कोई भी पूछे तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते। वो ट्रिक था हमारा ईंट पर नाच। ट्रिक था ईंट पर नाच। अब देखते हैं कि इस ट्रिक का मतलब क्या है। ईंट बोले तो ई से हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है और इसके खोजकर्ता ट से हमारा थॉमसन, बोले तो जे थॉमसन ने खोज किए। और प से हमारा हो जाता है प्रोटॉन, जिसके खोजकर्ता हमारे हो जाते हैं रदरफोर्ड साहब। और न से हो जाता है हमारा न्यूट्रॉन, जिसके खोजकर्ता हमारे हो जाते हैं चैडविक। आई होप कि आप यह ट्रिक पहले से जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 में कह रहा है, धातु एम के फॉस्फेट का सूत्र MPO4 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। हमें नाइट्रेट का सूत्र बताना है। धातु यहाँ पे है, बोला है एम धातु है, उसका फॉस्फेट का सूत्र दिया गया MPO4। तो हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखा है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, छोटी सी वीडियो, और आपको आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकालनी समझ में आ जाएगी। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें जो यहाँ पे एम धातु इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हमारा एम धातु का यहाँ पे हो जाएगा 3, जिस कारण से का जो सूत्र बनेगा MnO3 होल थ्राइज बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बोले तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग कमेंट बॉक्स में यही जवाब दिए होंगे। अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रश्न नंबर 34 में हमसे पूछा गया है, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके कारण बनता है। तो सहसंयोजक बंध हमारा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जब हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था उसी समय बताया था इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हमारे सहसंयोजक बंध बनते हैं। प्रश्न नंबर 35 में आपसे पूछा गया संकरण में होता है। हमें बताना है संकरण में क्या होता है। तो संकरण में परमाणु की कक्षाओं का योग्य होता है। यानी परमाणु का कक्षाओं का जो योग होता है वो हमारे संकरण में होता है। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनती। हमें बताना है द्रवित अवस्था में जब कोई यहाँ पर जो यौगिक दिया गया है उसमें से किसका हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तो H2O का द्रवित अवस्था में बनता है हाइड्रोजन बंध, और HF का भी बनता है और NH3 का भी बनता है। तो नहीं बनता है हमारा C6H6, यानी कि बोले तो बेंजीन का हाइड्रोजन बंध द्रवित अवस्था में नहीं बनता है। अगला प्रश्न अब आपसे पूछा गया है, दूध है। हमें बताना है दूध क्या है। तो दूध देखिए, जल में प्रक्षिप्त वसा, यानी जल में प्रक्षिप्त वसा ही हमारा क्या होता है, दूध होता है, यानी कि मिल्क होता है। आई होप कि अभी तक आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। अगर किसी भी प्रश्न में अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उस डाउट को वहीं पे सॉल्व कर देंगे या फिर हम आपको अगली वीडियो में उसे सॉल्व करके बता देंगे।
अब अगला प्रश्न देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न हमारा 38 है। 38 में कह रहा है हाईलाइट अयस्क का उदाहरण है। हमें बताना है हाईलाइट अयस्क का इसमें से उदाहरण कौन है। गैलेना है या सिनेवार है या फिर बॉक्साइट है या फिर क्रायोलाइट है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए गैलेना का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में गैलेना का केमिकल फार्मूला ही पूछ लिया जाए, जरूरी नहीं है कि सेम प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए गैलेना का सूत्र हमारा हो जाता है PbS और सिनेबार का हो जाता है HgS। ये सब आई होप कि आपको याद होंगे, क्योंकि यार याद रखना भी जरूरी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आप सब लोग तो बॉक्साइट का जानते ही होंगे। बॉक्साइट का हमारा होता है Al2O3.2H2O और क्रायोलाइट का हमारा यहाँ पे हो जाता है Na3AlF6 Na3AlF6। आई होप क्या यह सब आप याद रखेंगे। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, आपको हो सकता है इसका केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में, और कई बार यह पूछा जा चुका है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर होगा, प्रश्न में पूछा था हाईलाइट अयस्क का उदाहरण है, तो हाईलाइट अयस्क का हमारा यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट है जो हाईलाइट अयस्क का उदाहरण है। आई होप कि आप समझेंगे। आप सब यह केमिकल फार्मूला याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया परमाणु संख्या 55 वाले तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित रहते हैं। तो किस ब्लॉक में स्थित रहेंगे, इसके निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तब जाके हमें यह पता चला कि किस ब्लॉक में रहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को लिखने आता होगा 1s2 2s2। इस तरह से अगर हम आगे लिखते जाएंगे तो हमारा अंतिम में आता है 5p6 6s1 6s1, यानी अंतिम में एस आ रहा है, यानी कि यह एस ब्लॉक का एलिमेंट हो सकता है कि अंतिम में पी आए तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो, अगर एफ आए तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना देंगे। फिलहाल इसी तरह से अगर आप आगे लिखते जाइएगा तो अंतिम में 5p6 और 3s1 आता है, जिस कारण से इसका आवर्त सारणी में इस ब्लॉक में रखा गया है। आई होप कि आप समझेंगे। अब प्रश्न नंबर 40 को हम देखते हैं कि 40 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 40 में आपसे पूछा गया परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक। हमें बताना है परमाणु भार अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उस धातु के मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका गलनांक घटता है। अब ज़रा देखिए गलनांक कैसे घटता है। तो गलनांक घटने के पीछे के कारण है, अगर आप उसका परमाणु भार बढ़ाइएगा तो उसके बीच के जो अणुओं का होगा उसका अंतराणुक बल जो लगता है वो कमज़ोर होगा, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। और इससे एक रिलेटेड प्रश्न हमारा बनता है कि अगर पीरियोडिक टेबल आप आई होप कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग वर्ग में ऊपर से अगर नीचे की ओर आए बोले तो वर्ग में अगर इस डायरेक्शन में हम लोग फॉलो करेंगे तो ऐसे ऐसे परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी परमाणु का आकार बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बोले तो उसका गलनांक हम लोग का घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, यानी कि क्वथनांक भी घटेगा। जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में वर्ग में ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में आएंगे मेल्टिंग पॉइंट घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, लेकिन उसका आकार बोले तो बढ़ेगा, यानी परमाणु का भार और आकार में वृद्धि होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। यदि आपको पीरियोडिक टेबल में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। और पीरियोडिक टेबल से एक और दो प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने वर्ग होते हैं। वर्ग बोले तो ऐसे ऐसे लाइन को हम लोग वर्ग कहते हैं, और आवर्त बोले तो ऐसे ऐसे लाइन को क्षैतिज लाइन को हम लोग आवर्त कहते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। आई होप कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। हो सकता है अभी हमने जितने बताया उनमें से आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। अब चलिए फिलहाल देखते हैं हमें अगला प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है। तो नवजात ऑक्सीजन के मुक्त होने के कारण होता है। अब अगला प्रश्न में हम देखते हैं कि हम लोग से नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है मार्स गैस में मुख्यतः होता है। तो मार्स गैस में हम लोग का मुख्यतः मीथेन होता है। मीथेन यानी कि बोले तो CH4 होता है। आई होप कि यह प्रश्न आपको पहले से पता होगा। प्रश्न नंबर 43 में आपसे पूछा गया एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। अगर एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे एसिडीकरण।
अब यह जान लीजिए आप कि इसे एसिटिकरण क्यों कहते हैं। जब भी आप एल्कोहल और अम्ल का रिएक्शन कराइएगा तो वो एस्टर देता है, जिस कारण से इस अभिक्रिया को हम लोग एसिटिकरण कहते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे एस्टर को प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एसिटिकरण। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिरका में उपस्थित अम्ल है, हमें बताना है सिरका में उपस्थित कौन सा अम्ल है। तो सिरका में उपस्थित हमारा CH3COOH हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोले तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 45 हमारा है, पूछा गया पीतल निम्न किस मिश्र धातु से बना है। हमें बताना है पीतल किस किस मेटल से मिलकर बना हुआ मिश्र धातु है। तो पीतल हमारा बना हुआ है तांबा और जस्ता से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोले तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जिंक लिखा गया है, जिंक को ही हम लोग जस्ता कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग इसका कॉम्पोजिशन भी जान लीजिए। कॉम्पोजिशन बोले तो इसमें जस्ता कितना रहता है और कॉपर कितना रहता है। तो 70% हम लोग का कॉपर हो जाता है, और जिंक बोले तो यानी जस्ता बोले तो हमारा बचा हुआ 30% होता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में परसेंट भी पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए आप याद रखें। इसे याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी होता है। इसे याद करने के लिए आपको ट्रिक है पिताजी। पिताजी बोले तो यानी पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता, यानी पिताजी, यानी पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता। अब चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 46 में आपसे पूछा गया अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। हमें बताना है अम्ल और क्षार की जो परस्पर अभिक्रिया उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार अगर दोनों मिल के अभिक्रिया करते तो वो दोनों के जो प्रभाव रहते हैं वो दोनों को खत्म कर देते, जिस कारण से उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 47 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है। बताना है कि धातु कौन सा है। देखिए इसे याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। जब भी उस धातु का नाम आप प्रोनाउंस करिएगा तो उसके अंतिम में अम आएगा। अगर वो अम आता है तो वो प्रायः हमारा धातु होता है, लेकिन इसमें कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है। लेकिन अगर सटीक आंसर निकालने की बात की जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए धातु जो हमारा होता है वो प्लस आयन बनाता है, यानी कि बोले तो अगर ये हमारा Na है तो Na प्लस बनता है, नहीं कि माइनस। वही अगर O की बात करें यानी ऑक्सीजन की, तो ये हमारा O2 माइनस बनाता है, और सल्फर भी हमारा बनाता है H2 माइनस, और नाइट्रोजन भी हमारा बनाता है N3 माइनस। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा Na बोले तो सोडियम। इसका नाम भी आप बोल रहे तो अंतिम में अम आ रहा है, यानी आप याद रखिए जिसके अंतिम में अम आएगा वो प्रायः हमारे धातु ही होते हैं। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन आ जाता है तो वहाँ आप इस ट्रिक का फॉलो करके बना सकते हैं। 48 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाती है। हमें बताना है सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा हमारा यहाँ पर उत्पाद बनेगा। तो चलिए हम दोनों का रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। तो रिएक्शन में बोला है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो यानी SO2 प्लस बोला है, क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहा है यानी Cl2। तो यह हमारा हमें यहाँ पे दे देगा SO2Cl2। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आप लोग नाम भी जानिए। इसे हम लोग सल्फ्यूरिक क्लोराइड भी कहते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में यह यहाँ पे लिख के ना हो, सल्फ्यूरिक क्लोराइड भी लिखा रहे, तो आप लोग उसको टिक करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2Cl2 यानी सल्फ्यूरिक क्लोराइड। प्रश्न नंबर 49 में आपसे पूछा गया है अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए हम लोग बिना बुझे चूने का प्रयोग करते हैं, यानी बिना बुझे चूने का यहाँ पर सूत्र हमारा हो जाता है CaO। ये सब उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन सब से हम लोग अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग करेंगे तो अमोनिया से रिएक्ट करके ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट दे देगा। लेकिन CO अमोनिया से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग बिना बुझे चूने CaO का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 50 में आपसे पूछा गया कॉपर पाइराइट का सूत्र। हमें बताना है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र हो जाता है CuFeS2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोले तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब क्या थे, इन सब का नाम भी आप लोग जान लीजिए। Cu2S2 को हम लोग कॉपर ग्लास कहते हैं, और Cu2O को हम लोग क्यूप्राइट कहते हैं, और CuCO3.CuOH होल ट्वाइस को हम लोग मेलाकाइट कहते हैं। इसे हम लोग मेलाकाइट कहते हैं, इसे कॉपर ग्लास कहते हैं, और इसे हम लोग क्यूप्राइट कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कॉपर पाइराइट पूछा था तो करेक्ट आंसर हमारा CuFeS2 होगा। अगर इन सभी के आप केमिकल फार्मूला पे अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट डे हम केमिकल फार्मूला पे वीडियो बना देंगे, और उसका हम लोग जो हम लोग मार्केट में नाम उपयोग करते हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई बार की बात नहीं, आपके एग्जाम में हर बार ही एक प्रश्न इससे कम पूछ ही लिए जाते हैं।
प्रश्न नंबर 51 में आपसे पूछा गया है Fe2O3 प्लस Al प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारा Al2O3 प्लस 2Fe, यानी हमें बताना है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो यह हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में एक मेटल दूसरे मेटल को हटा के उसका स्थान को ले लेता है, जैसा कि यहाँ पर एल्युमिनियम ने Fe को हटाकर खुद Al2O3 के साथ बैठ गया। देखिए यहाँ पर Fe था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें Fe को बाहर हटा दिया गया, Al आके बैठ गया। इस अभिक्रिया में Al इससे हाईली रिएक्टिव रहते हैं Fe से, इसलिए Fe को बाहर कर दिया गया और Al Fe का जगह को ले लिया। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 52 में आपसे पूछा गया निम्नांकित में से प्रारूपिक तत्व कौन सा है। तो प्रारूपिक तत्व की बात करें तो हमारा सोडियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। और दोस्तों आप यह भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अगले किस चैप्टर या किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। जो चैप्टर या जो टॉपिक आपका वीक रहेगा हम उस पर अगले दिन वीडियो प्रोवाइड आपको करा देंगे। प्रश्न नंबर 53 में आपसे पूछा गया है आवर्त सेकेंड डे के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सेकेंड डे के तत्व हम लोग का क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोले तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54 में आपसे पूछा गया कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। तो कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत हमारा कोलतार और पेट्रोलियम दोनों हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोले तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 में देखिए आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं। हमें बताना है भौतिक परिवर्तन नहीं। ऐसे प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अंतिम में नहीं है पूछ लिया जाता और आप लोग जल्दबाजी में गलत करते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, बेशक आपको टाइम कम रहता है लेकिन आपके प्रश्न के हिसाब से टाइम इनफ रहता है। आप आसानी से सही सही प्रश्नों को पढ़ेंगे और अच्छे से जवाब को देंगे। बोला है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन नहीं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपसे कह रहा है जल के उबलने से जल वाष्प का निर्माण, बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त होना, जल में नमक का घुलना, द्रवित गैस एलपीजी का दहन होना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का जलना, यानी एलपीजी का दहन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह एक केमिकल चेंजेज है, यानी कि केमिकल परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 56 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। 56 आपका कह रहा है फिटकीरी का अणुसूत्र। हमें बताना है फिटकीरी का अणुसूत्र क्या है। यह आपको हमने पहले भी बताया था। फिटकीरी का अणुसूत्र हमारा हो जाता है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइज डॉट 24H2O। आप इसे याद करिए, हमने आपको पहले भी बोला कि अणुसूत्र और अणुसूत्र के नाम आपसे हर बार एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आने वाले दिनों में हम आपको अणुसूत्र के नाम और उसके केमिकल फार्मूला का एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अभी देख ही लिए होंगे कि हर साल 1 से 2 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 57 अब आपसे क्या रहा है। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻12 मोल पर लीटर है। इस विलियन का पीएच मान क्या होगा। हमें पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है। वीडियो के अंत में हम आपको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करके बता देंगे, आप कहीं मत जाइएगा, आसानी से हम आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। फिलहाल हम लोग प्रश्न नंबर 58 देख रहे हैं। 58 में हमें बोला गया है निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। हमें बताना है कि प्रबल क्षार कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आप लोग अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा NaOH हो जाएगा, यानी कि सबसे प्रबल क्षार की बात की जाए तो इसमें हमारा NaOH हो जाएगा। Na यहाँ पे हमारा हाईली रिएक्टिव है इसलिए। प्रश्न नंबर 59 में आपसे पूछा गया किसी अम्ल के जलीय विलयन में होता है। तो किसी अम्ल के जलीय विलयन में H3O+ होता है, यानी कि बोले तो हाइड्रोनियम आयन होता है। तो यह कैसे होता है, जब भी आप जल में अम्ल को डिजॉल्व करिएगा यानी घोलिएगा तो वो H+ आयन मुक्त करते हैं, और यह H+ आयन जो होते हैं हमारे जल से अभिक्रिया यानी H2O से अभिक्रिया कर H3O+ देते हैं, जिसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। आई होप कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि H3O+ कैसे आया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आखिरी प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में आपसे पूछा गया ABCD विलयन के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन है। तो हमें बताना है कि इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन क्या होगा। आप लोग पीएच स्केल देखे होंगे या पढ़े होंगे। पीएच स्केल में यहाँ पे 1 to 14 तक रहता है डिजिट,
और बीच में हमारा यहाँ पर 7 रहता है जो कि न्यूट्रल होता है। जब भी हम लोग 7 के इस डायरेक्शन 1 की तरफ जाएंगे, यह हमारा एसिडिक, बोले तो अम्लीयता इधर बढ़ती जाएगी, जितना इधर जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि अम्लीयता बढ़ेगी। और जितना इधर जाएंगे क्षारीय बढ़ेगा, यानी इधर पूरा क्षार होते जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो। प्रश्न में बोला सार्वधिक क्षारीय, तो सबसे 14 के तरफ कौन है, तो हमारा 11 है, यानी 11 करीब यहाँ पे होगा जो कि सार्वधिक क्षारीय है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी भी एक प्रश्न हमारा बचा हुआ है जो कि पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो चलिए अब हम लोग पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 57 को देख रहे हैं, जिसे हम लोग अंत के लिए छोड़ दिए थे। प्रश्न में बोला गया है 1 बिलियन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻12 मोल पर लीटर है। इस विलियन का पीएच मान होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन डेट को लिखते हैं ताकि हमें प्रश्न को सॉल्व करने में सुविधा हो। तो प्रश्न में हमारा बोला है हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻12 है, यानी कि बोले तो हमारा OH का जो वैल्यू है, OH का वैल्यू हमारा दिया गया है 1 × 10⁻12। अब हमें पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं और उसी से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए सूत्र हमारा हो जाएगा POH इक्वल टू हमारा हो जाएगा -log OH। अब हम लोग इस फार्मूला पे वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर को आगे सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पहले से सॉल्व किए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को आप लोग ज़रूर बताइए। यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा -log OH का मान हमारा है 10⁻12 1 × 10⁻12 है, जिसे आप लोग 10⁻12 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसे जब आप लोग लॉग के फार्मूला से आगे सॉल्व करिएगा तो यह हमारा हो जाएगा माइनस का माइनस यहाँ रह जाए और ये 12 जंप करके बाहर आ जाएगा, यानी कि -12 यहाँ पे हो जाएगा हमारा। और यह हमारा हो जाएगा log 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 12 log 10, और log 10 का आप लोग वैल्यू अच्छे से जानते होंगे। log 10/10 का वैल्यू हमारा 1 हो जाता है, यानी कि यह हमारा 12 × 1 यानी कि बोले तो 12 हो गया। लेकिन यह हमारा जो वैल्यू आया है POH का आया है, पीएच का नहीं आया है। तो चलिए हम लोग पीएच वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला का उपयोग करेंगे। वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग अच्छे से देखिए और उसे याद जरूर करिएगा। तो पीएच यानी यहाँ से हमारा पीएच निकला है, पीएच प्लस POH इक्वल टू हमारा होता है 14। लेकिन हमें यहाँ पे POH का वैल्यू पता है और हम लोग इसे यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर को पता कर लेंगे। यानी pH बोले तो pH लिखेंगे और PHO के जगह हम लोग 12 लिखेंगे, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14। अब इसे जब आप आगे सॉल्व करिएगा तो pH का वैल्यू आप लोग जान चुके होंगे। pH का वैल्यू कितना आएगा, तो pH का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं हमारा कितना नंबर ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आई होप कि आप लोग पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। आने वाले वीडियो में हम आपको पीएच वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट करना बता दें, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं रहेंगे। पीएच वैल्यू में आपके कई तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और दोस्तों आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।